डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों जो कि हिंदी को मुख्य विषय के रूप में लेकर पढ़ रहे हैं, उनके प्रश्न पत्र 5 हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य परिचय 1 का दूसरा खंड आदिकालीन साहित्य, इसमें चौथी इकाई आदिकालीन परिस्थितियों का अध्ययन, इस पर हम व्याख्यान करेंगे, बातचीत करेंगे। मित्रों, इस व्याख्यान का उद्देश्य विशेष रूप से आदिकाल का क्या तात्पर्य है और उसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, इसको जानना है। आदिकाल की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां क्या है, इसको हम थोड़ा बहुत जानेंगे और इन परिस्थितियों का आदिकालीन साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आरंभ करते हैं। आदिकाल के विषय में यद्यपि आपने पहले भी पढ़ा है, इसी प्रश्न पत्र में की जो पहले की इकाइयां हैं, खंड 1 में इस पर इसके नामकरण, माने काल विभाजन, उसका नामकरण, समय सीमा इत्यादि पर आपने विस्तार से पढ़ लिया है। यहाँ हम बस कुछ एक मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे या एक तरह से कहें कि दोहराएंगे। आदिकाल, आदि का अर्थ है प्रारंभ, तो आदिकाल का अर्थ हुआ प्रारंभिक काल, मतलब जहां से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि आप जानते हैं कि ये भी विवादग्रस्त है। कुछ विद्वान मानते हैं कि 7वीं शताब्दी से, मतलब जब से अपभ्रंश साहित्य का प्रारंभ, जहाँ पे अपभ्रंश साहित्य मिलने लगता है 7वीं शताब्दी से, तब से हिंदी साहित्य मानना चाहिए। वे अपभ्रंश को भी पुरानी हिंदी कह करके हिंदी साहित्य में ही सम्मिलित करते हैं। लेकिन बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि नहीं, वो अपभ्रंश है, भाषाओं की जो की विकास यात्रा है, या कहिए कि जो बदलाव समय के साथ भाषाओं में आता रहा, तो वह जो काल था उसको अपभ्रंश साहित्य कहना चाहिए, अपभ्रंश भाषा का काल कहना चाहिए। और उसमें हिंदी के तत्व जो कि आधुनिक हिंदी को बनाने में या आधुनिक हिंदी से अधिक साम्य रखने वाले हुए, जो हिंदी के अधिक तत्व आए, वो करीब 10वीं शताब्दी से आने शुरू हुए हैं। 10वीं शताब्दी के अंत से के लगभग से, और 11वीं शताब्दी में पूरी तरह से वो आ गए हैं। तो वहां से 10वीं 11वीं शताब्दी से वस्तुतः मानना चाहिए कि हिंदी साहित्य का आरंभ होता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि ने वो समय सीमा मानी है, और अब लगभग सबने इसको स्वीकार कर लिया है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल रामचंद्र शुक्ल जी ने भी वही माना है। और आदिकाल यह नाम, यद्यपि रामचंद्र शुक्ल जी ने भी आदिकाल का जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने वीर गाथा काल कहा था इसको, क्योंकि उनके समय में जो पुस्तकें प्राप्त हुई थी वो अधिकतर वीर गाथाएं थी। लेकिन उनके बाद बहुत सारी पुस्तकें प्राप्त हुई, तो फिर लगा कि वीर गाथा काल बहुत समीचीन, बहुत सही नाम नहीं है, तो इस काल को आदिकाल नाम दिया। और जो कि 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में जो रचनाएं हुई हैं, जिसमें कि थोड़ा सा अपभ्रंश का भी का प्रभाव दिखाई पड़ता है, और हिंदी अभी काफी अपनी प्रारंभिक अवस्था में दिखाई पड़ती है, तो वो काल जो है 11वीं से 14वीं शताब्दी तक का, उसको आदिकाल कह करके कहा जाता है। वह समय जब कि साहित्य की भाषा हिंदी हुई। मित्रों, इसमें हम आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि संस्कृत अभी भी जो साहित्य की संभ्रांत भाषा थी वो संस्कृत ही थी, और संस्कृत माने साहित्य के रूप में संस्कृत साहित्य का ही मान ज्यादा होता था। लेकिन लोक भाषा जो कि हिंदी भाषा बनी, वो उसमें रचनाएं हो रही थी, जो कि फिर धीरे धीरे हिंदी की ओर बढ़ी। तो ये आदिकाल का तात्पर्य हमारा 11वीं से 14वीं शताब्दी का जो समय है, जबकि हिंदी साहित्य आरंभ हुआ बनना, उससे है, और उसके विषय में हम जानेंगे।
अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही थी, आदिकाल की अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो क्या रही थी। तो 7वीं शताब्दी के मध्य में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। हर्षवर्धन ने काफी बड़ा साम्राज्य उत्तर भारत में स्थापित कर लिया था, कन्नौज को केंद्र बना करके नर्मदा के उत्तर में। तो एक केंद्रीय सत्ता के रूप में था। हालांकि दक्षिण में चालुक्य वंशी पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल था, वो और उनके आपस में संघर्ष होते थे। लेकिन उत्तर भारत में, जो कि हिंदी भाषी प्रदेश है, दक्षिण भारत की बात हम इसलिए यहाँ पर उतनी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज भी वो तो हिंदी भाषी प्रदेश उतना नहीं है। तो हिंदी भाषी प्रदेश, जो हिंदी साहित्य की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसकी रचना उत्तर भारत में ही होनी संभव थी, तो वहां पर अभी हर्षवर्धन का साम्राज्य जब तक चला था 7वीं शताब्दी तक, तब तक काफी स्थिरता थी और काफी सभी कलाएं, साहित्य सभी फल फूल रहे थे। उसके बाद बिल्कुल उथल पुथल शुरू हो गई। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई केंद्रीय सत्ता, उसके जो यद्यपि उसके वंशजों ने काफी लंबे समय तक राज किया कन्नौज और उसके माने उस पर उसके अधिकार क्षेत्र में जो आते थे क्षेत्र, काफी बड़ा क्षेत्र पर उन्होंने राज्य किया, लेकिन फिर भी वो उतने शक्तिशाली नहीं थे या उतने समर्थ नहीं थे कि जो सबको बांध करके रख सके। और उनके समय माने हर्षवर्धन के वंशजों के समय ही काफी छोटे छोटे राजवंश रजवाड़े आ गए थे और उनके बराबर आक्रमण होते रहते थे या विद्रोह होते रहते थे। अब उस काफी उनको पश्चिम की तरफ से काफी आक्रमण झेलने पड़े थे और अंततः जो है उनको हटा करके प्रतिहारों ने कन्नौज पर शासन कर लिया और उनका भी शासन काफी लंबे समय तक 200 सालों तक चला। और लेकिन वो भी उसी तरह से आक्रांत रहे, उसी तरह से युद्धों में उलझे रहे। तो बहुत कोई सशक्त केंद्रीय सत्ता नहीं रही और इसके कारण स्थिरता नहीं रही। स्थिरता न होने के कारण बहुत अच्छे ढंग से, या कहिए कि एक व्यवस्था के तहत साहित्य का, कला का, संस्कृति का विकास उतना नहीं होने पाया। और सामंतवाद को वहीं से प्रोत्साहन ज्यादा, छोटे छोटे राजाओं को प्रोत्साहन ज्यादा मिलना वहां से शुरू हुआ। छोटे छोटे रजवाड़े भी कहीं कहीं पर राजपूतों का जैसे उदय हुआ और कुछ राजपूत राज्य काफी शक्तिशाली हो गए। वो छोटे थे लेकिन काफी मजबूत थे और अपने शासन अंतर्गत जितना भी क्षेत्र था वहां पर उन्होंने शांति बनाए रखी। तो ऐसा हुआ था। तो उन छोटे छोटे जगहों पर कुछ साहित्य, कला इत्यादि की उन्नति भी हुई। तो ये बन रहा था। और भाषा के स्तर पर, साहित्य के स्तर पर संस्कृत अभी भी अपना वर्चस्व कायम रखे हुए थी और संस्कृत के बड़े बड़े कवि थे हुए इस काल में। और संस्कृत साहित्य अभी भी मानक बना हुआ था। और एक तरह से उसका सबसे बड़ी बात थी कि उसका जो चरित्र था, संस्कृत साहित्य का चरित्र स्थानीय न होकर के एक बड़े भूभाग पर उसका वर्चस्व कायम था, भाषा का, संस्कृत भाषा का। और संस्कृत में रचना करने वालों की जो पहचान होती थी वो एक तरह से काफी बड़े भूभाग की, राष्ट्रीयता की बात, राष्ट्र की बात मैं नहीं करूंगी क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना उस समय उस तरह से नहीं थी। लेकिन ये जरूर कहना चाहिए कि एक बड़े भूभाग पर, जिसको आर्यावर्त के नाम से संबोधित करते थे, जो पूरा आर्यावर्त था, उसमें छोटे छोटे भले ही राज्य रहे हों, वो जो आपस में लड़ते भी रहे हों, उससे कोई बात नहीं, लेकिन जो आर्यावर्त कह करके जो जिस भूभाग की पहचान की जाती थी, उस भूभाग में अगर अपनी पहचान बनानी हो, अगर अपने आप को स्थापित करना हो उस विशाल क्षेत्र में, तो संस्कृत में ही लिखना पसंद करते थे, संस्कृत में ही लिखने वालों की ही होती थी। तो संस्कृत अभी भी काफी सशक्त बनी हुई थी। फिर ये हिंदी की तरफ कैसे झुका कि हमेशा ये बताते रहे हैं, कई कक्षाओं में हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की है कि भाषा का अपना एक सहज प्रवाह होता है। जो जन भाषा होती है, लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है, उसका अपना एक प्रवाह होता है। संस्कृत मानक हो चुकी थी, स्थिर हो चुकी थी और एक
मानक भाषा के रूप में, साहित्य की मानक भाषा के रूप में उसका प्रयोग हो रहा था, उसमें रचनाएं हो रही थी, उसमें विभिन्न विषयों के भी ग्रंथ लिखे जा रहे थे, जो भी साहित्यिक उपलब्ध जो भी माने अन्य क्षेत्रों की जो शास्त्रीय उपलब्धियां हो रही थी, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, दूसरे किसी कौशल या तो दूसरे किसी क्षेत्र में हो, माने अश्व संबंधी ग्रंथ भी लिखे गए, अश्वपालन संबंधी, हस्ती पालन संबंधी ग्रंथ भी लिखे गए हैं, और भी बहुत तरह के ग्रंथ संस्कृत में लिखे जा रहे थे। तो जो एक तरह से कहना चाहिए कि जो शास्त्र की भाषा थी वो संस्कृत बनी हुई थी, संस्कृत में लेखन हो रहा था। लेकिन जिनको अपना प्रभाव जनता के ऊपर जमाना था ऐसे, और उसमें मुख्य रूप से धर्म प्रचारक थे, अपने धार्मिक मतों की स्वीकृति चाहने वाले लोग थे। और धर्म की स्वीकृति चाहने वाले लोग कुछ ऐसे थे कि माने बौद्ध धर्म, हर्षवर्धन स्वयं बौद्ध था, और माने उसके राज्यकाल में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म समानांतर रूप से विकसित हुआ था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद में फिर धीरे धीरे बौद्ध धर्म में भी बहुत सारे बाह्याचार सम्मिलित हो गए थे, तो वो भी पतन की ओर जा रहा था, या वो भी शाखाओं में बट गया था। अलग अलग बौद्ध धर्म को अलग अलग तरह से देखने वाले लोग आ गए थे, और उसमें बहुत सारे बाह्याचार, बहुत सारे कर्मकांड भी सम्मिलित हो रहे थे। और जो इस पथ के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म में भी जो इस पथ के अनुयायी थे, जिसको कि वामाचार कहा जा सकता है, या जो दूसरे बने बौद्ध, जो मुख्य बौद्ध धर्म या बुद्ध का चलाया हुआ, जो बुद्ध के आदर्श से थोड़ा विचलित होकर के जो दूसरे तांत्रिक मार्ग पर निकल गए थे, ऐसे वो सिद्ध कहलाए थे। तो वो ऐसे बौद्ध धर्म, ऐसे जो सिद्धों के लिए भी अपने बातों को जनता के सामने रखना जरूरी था, अपनी स्वीकृति जनमानस में करने के लिए उनको अपनी बात पहुंचानी थी, और उन्होंने रचनाएं करना शुरू किया उस भाषा में जो जनता समझ सके। संस्कृत तो विद्वानों के ही समझ में आने वाली थी, और संस्कृत के माध्यम से वे जो इस पंथ को पकड़ के चल रहे थे, वो कहीं वो अपनी स्वीकृति आम जनता में नहीं करवा सकते थे। तो उन्होंने आम जनता की भाषा को अपनाना शुरू किया, जो कि अपभ्रंश के रूप में सामने आई, अपभ्रंश साहित्य के रूप में जो कि सामने आया। शबरपा, लोईपा इत्यादि की हम बात सुनते हैं, और उन्होंने जो रचनाएं की हैं अपभ्रंश में, वो इसीलिए फिर उन्होंने उनके जो आदर्श थे, या उन्होंने जो देखा, वो जिस मिथ्याचार का विरोध कर रहे थे, या जीवन के सत्य को बता रहे थे, वो उनको आम जन में ही उसका प्रचार करना था। तो वो उन्होंने आम जन की भाषा में करना शुरू किया। तो मित्रों, अब हम आदिकाल की परिस्थिति देखें, तो आदिकाल की जो राजनीतिक परिस्थिति थी, जो हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में चर्चा करके आए हैं, वही कुछ परिस्थिति आदिकाल में भी रही। माने 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी में भी उसी प्रकार के का चल रहा था। छोटे छोटे राजवंश, गुर्जर, तोमर, राठौर, चालुक्य, चंदेल, परमार, गढ़वाल, ये सब उग आए थे, या धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, और सत्ता के वर्चस्व के लिए उनका आपसी संघर्ष होता रहता था। कौन बड़ा राजा बनेगा, या कौन अपने साम्राज्य का कितना विस्तार कर पाएगा, इसके लिए उनका आपस में लड़ाई होती रहती थी, और जोरदार लड़ाइयाँ होती थी। इसी समय एक और चीज हुई कि मध्य एशिया से हमलों की शुरुआत हुई, यानी महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी इत्यादि मध्य एशिया से चल करके यहाँ तक पहुँचे, और उन्होंने हमले किए। मोहम्मद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में 17 बार हमले किए, और बल्कि पूरी 11 माने 1000 ईस्वी से शुरू करके 1027 तक के बीच में ही उसके 17 हमले हो चुके थे, और हर हमले में उसका उद्देश्य मुख्य रूप से लूटपाट करना था, और यहाँ की धन संपदा ले जाना था। अगर आप थोड़ा पढ़ें वहाँ का की परिस्थितियाँ, तो मध्य एशिया में भी काफ़ी कठिन परिस्थिति होती थी, और वहाँ पे भी
बहुत सारे छोटे-छोटे दल हो गए थे और गजनी उसमें एक महत्वपूर्ण शहर था, लेकिन उसको भी अपने वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपना अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था और उसके लिए धन की आवश्यकता होती थी और जो कि धन उनको बनारस अरे ये भारत से बड़े आसानी से प्राप्त हो जाता था, बिना किसी माने यहाँ का विरोध उतना नहीं होता था, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे सब छोटे-छोटे खानों में बँटे हुए थे, छोटे-छोटे रजवाड़े लेकर के अपने लेकर के, और उनमें वो संगठित होकर के कभी नहीं आते थे। तो न आप जानते हैं एकता में शक्ति होती है और नहीं होने से उसको पराजित करना आसान होता है। तो इसीलिए भारत बहुत आसानी से म ब माने लूट-पाट करने के लिए बहुत माने एक तो समृद्ध देश और कम मेहनत में ज़्यादा मिलता था, तो इसलिए मोहम्मद गज़नवी 17 बार यहाँ आया लूट-पाट करने के लिए। उसके बाद फिर मोहम्मद गौरी ने वो सिलसिला जारी रखा, और लेकिन मोहम्मद गौरी का उद्देश्य खाली लूट-पाट करना नहीं था, वो थोड़ा यहाँ पर राज भी जमाना चाहता था, अपने सत्ता यहाँ पर जमाना चाहता था, जो कि उसके रहते तो उतना पूरा नहीं हो पाया। तो दिल्ली पर उसने कब्ज़ा किया ज़रूर था, लेकिन उस तरह से वो सुदृढ़ शासन स्थापित करने तक वो जीवित नहीं रह पाया था। लेकिन उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर सल्तनत काल की नींव डाली और वो उसने अपना माने यहाँ दिल्ली में अपना दृढ़ राज्य स्थापित किया। हालांकि उसके बाद भी काफ़ी उनके भी आपसी मतभेद चलते रहे और लगातार एक के बाद दूसरे शासक आते रहे। कुतुबुद्दीन की मृत्यु हुई तो उसका इल्तुतमिश उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके बाद उसकी बेटी रज़िया, जिसको कि काफ़ी विरोध झेलना पड़ा, और उसके बाद फिर एक लंबा सिलसिला है माने एक को अपदस्थ करके दूसरे को शासक, दिल्ली का शासक होने का एक लंबा सिलसिला है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर हम खाली इसके संदर्भ में देखें, आदिकाल के संदर्भ में हम देखें तो यही था कि एक तो आपसी झगड़े काफ़ी चल रहे थे, और उस पर से मध्य एशिया के भी ये इस्लाम धर्म को मानने वाले जो मध्य एशिया से आक्रमणकारी हैं, वो भी लगातार अब आ रहे थे। तो ये एक बड़ी घटना राजनीतिक स्तर पर भी घटित हो रही थी उस समय, जो 11वीं शताब्दी से शुरुआत हो गई थी इसकी। धार्मिक परिस्थिति भी क्या थी कि हिंदू धर्म कर्मकांडों से भर गया था। उस बहुत माने आम जन एक तरह से पिस जाता था उन कर्मकांडों के बीच में, इतना ज़्यादा उसमें माने बाहरी रूढ़ियाँ और कर्मकांड हो गए थे। बौद्ध धर्म जो काफ़ी समय तक, हर्ष के समय तक काफ़ी फला फूला, वो उसमें भी आपसी शाखाओं में मतभेद थे, आपस में बाह्याचार हो गए थे, विद्रूपताएं बढ़ रही थी, तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ रहा था, जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा की। और इसमें मैंने इसको लेकर के भी अब आम जनता में कोई एक मत या बहुत स्पष्टता नहीं रह गई थी कि इस ओर बढ़ना है। जैन धर्म था जो कि बल्कि ज़्यादा अच्छी तरह से चुपचाप अपनी गति जारी रखे हुए था, और जैन धर्म ने इस समय हिंदू धर्म से काफ़ी सामंजस्य की भी कोशिश की। आपको मालूम होगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो आरंभ हुए थे, महावीर स्वामी जी ने जो शुरू किया जैन धर्म, वो एक तरह से हिंदू धर्म के कर्मकांडों से दुखी होकर के ही किया था। तो एक तरह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही जो शुरू हुए थे, वो हिंदू धर्म के में जो विद्रूप माने जो उसकी जकड़बंदी से मुक्त होने के लिए और मनुष्य को एक अच्छा, एक सरल जीवन का मार्ग दिखाने के लिए ही एक तरह से शुरू हुए थे। तो लेकिन बौद्ध धर्म तो फिर वही उसी रास्ते पर निकल गया जिस पर कि हिंदू धर्म पहले से था, और जैन धर्म ने अभी ये किया कि इस समय कि वो हिंदू धर्म माने हिंदू देवी देवताओं के जो कहानियाँ थी, पौराणिक कहानियाँ और रामायण की कहानियाँ, उसको लेकर के
महाकाव्यों की कहानियां, उनको लेकर के अपने ग्रंथ रचे और उसमें इन देवी देवताओं को भी जैन धर्म में दीक्षित चित्रित किया, जिससे कि एक तरह से एक सामंजस्य करने की कोशिश की और उस तरफ आगे बढ़े, जिससे कि जनता में उनकी स्वीकार्यता ज़्यादा हो, क्योंकि जनता में धर्म को लेकर चाहे जितना भी पसोपेश हो या अस्पष्टता हो, लेकिन राम और कृष्ण को मानने वाले हमेशा रहे और उनका जितना धार्मिक महत्व था उतना ही सांस्कृतिक महत्व था। जन जन के मन में राम और कृष्ण, रामायण और कृष्ण की कथाएं ये बैठी हुई थी, तो इसको अपने धर्म के साथ सामंजस्य इनका बना करके और जनसाधारण में इसका प्रचार करने का जैनों ने अच्छा उपाय निकाला और उस पे चल रहे थे। और इसी समय जैसे मुस्लिम आक्रांता जब आ रहे थे, लगातार उनका हमला हो रहा था, और तो उन्हीं के माध्यम से इस्लाम का भी प्रवेश हो रहा था। और फिर जब दिल्ली सल्तनत कायम हो गई, जब पक्का राज्य, स्थिर राज्य स्थापित हो गया, तब तो पूरी तरह से इस्लाम भारत में आ ही गया और एक नए धर्म, एक नई संस्कृति से परिचय भारतवासियों का हुआ। सांस्कृतिक परिस्थिति में इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण है इस काल का, वो हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का प्रथम मिलन। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो अलग थी इन दोनों में धर्म के आधार पर, और जगह चूँकि वो तो मध्य एशिया की परिस्थितियों में उनका विकास हुआ था, तो संस्कृति की दृष्टि से भी काफ़ी अलग थे। लेकिन ये सामंजस्य, ये मिलना यहाँ पर हुआ उस समय। जितना इनका आपस में विरोध था, उतना ही फिर धीरे धीरे इनका मेल भी शुरू हुआ था, और जिसका परिणाम हम बहुत सारी यहाँ के स्थापत्य में देख सकते हैं। मूर्ति कला को तो इस्लाम ने ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया, वो मूर्ति कला में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन बाद में चित्रकला में तो बहुत ही बढ़ोतरी हुई थी। चित्रकला और मूर्तिकला दोनों को ही इस्लाम में, कट्टर इस्लाम में नहीं प्रश्रय दिया जाता, लेकिन चित्रकला की तो बहुत उन्नति हुई, मूर्तिकला की भी हुई, शायद उतनी नहीं, लेकिन स्थापत्य कला तो बहुत ही बढ़ी। और हिंदू और इस्लामिक तत्वों का मेल करके हमने बहुत बड़ी सुंदर सुंदर इमारतें पाई हैं उस समय की। और दूसरी तरफ ये था कि युद्ध और अराजकता के वातावरण में कलाओं का ह्रास भी हुआ। जैसा कि हमने बताया कि बहुत स्थिर नहीं रहते थे, तो उतना कलाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया जा सका इस समय में। उसी तरह से साहित्य पे भी, साहित्य अपने तरीके से बढ़ रहा था, लिखा जा रहा था, लेकिन जिस तरह की प्रगति, जिस तरह की उन्नति, स्थिर अगर शासन हो, केंद्रीय शासन अगर मजबूत स्थिति में हो, तो जो शांति का वातावरण में जो बढ़ता है, जो उन्नति होती है, उतनी नहीं दिखाई पड़ रही थी इस समय। सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति उस समय की क्या थी, तो वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, बहुत उसकी जकड़बंदी बहुत हो गई थी। ऊंच नीच, गोत्र, वर्ण आदि का भेदभाव चल ही रहा था। सामाजिक रीति रिवाज, विधि विधानों में बहुत कट्टरता आ गई थी, और अंधविश्वास ग्रस्त रूढ़िवादी समाज उस समय एक तरह से हो गया था, और युद्ध और आक्रमण उस पर और डाल रहे थे। और युद्ध और आक्रमणों से बचने का जब कोई उपाय समझ में नहीं आता था, तो टोने टोटके इत्यादि में आमजन लग जाता था। आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी थी। जब भी युद्ध होता था तो सीमावर्ती ये किसानों की फसलें तो बर्बाद होती ही होती थी, साथ ही व्यापार में भी बहुत व्यवधान आता था, और बराबर इस तरह की परिस्थिति होने के कारण आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हुई, गरीबी बहुत फैली, फसलें अच्छी नहीं होने से भुखमरी हुई। तो ये उस समय इस तरह से एक तरह का काफ़ी अराजकता वाला समय लगता है वो, कि रहा होगा, काफ़ी उथल पुथल भरा।
और संशय भरा समय था। इसमें इस समय जो फिर इसलिए जो साहित्य लिखा गया, देखिए साहित्य दो तरह का साहित्य बन सकता है, बनता था उस समय। एक तो राज्याश्रय में रह करके, मतलब कवि केवल लेखन का कार्य, रचना का काम करता था और उसके भरण पोषण की पूरी जवाबदारी राजाओं पर होती थी। तो अगर राजा बड़ा राजा है, अगर सुस्थिर राजा है, तो वो अधिक अच्छी तरह से अपने अंतर्गत रहने वाले कवियों का पोषण कर सकता है। अगर वो स्वयं युद्ध में उलझा हुआ है तो निश्चित रूप से उसके पास उतना धन होगा, ना उतना समय होगा कि वो कवियों को दे सके। लेकिन तो भी उनको अगर खुश किया जाए तो मिल सकता है। ये विचार कवियों को, ये इस विचार से कवि रचना करते थे। तो उस समय जो रचनाएं हुई, एक तरह की जो रचनाएं हुई, वो प्रशस्ति गान था। पृथ्वीराज रासो को हम इसी तरह का कह सकते हैं। और भी तमाम रासो साहित्य के जो रचना है वो किसी न किसी राजा की प्रशंसा में लिखे। पृथ्वीराज रासो में जितनी पृथ्वीराज की प्रशंसा की गई है, जितना कहा गया है, सब ऐतिहासिक सत्य नहीं है। पृथ्वीराज चौहान एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, लेकिन उनके बारे में उनकी जो कहानियां पृथ्वीराज रासो में आती हैं, वो सब ऐतिहासिक रूप से सत्य हो ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि कवि उस राजा के आश्रय में था, इसलिए वो अपने आश्रयदाता का जितना गुणगान कर सकता है वो करता था। फिर दूसरा, युद्ध के लिए युद्ध तैयार करने या युद्ध की उत्तेजना भरने के लिए शौर्य गाथाओं या वीर गाथाओं की या मैंने उस तरह वीर गान की रचना हुई है ना, जो कि गा करके आल्हा उदल उसी तरह का है परमाल रासो, जिसमें कि जब कहता है कि कवि कहता है कि ये 12 बरस ले कुकुर जिए, 16 बरस ले जिए सियार, 16 बरस तक क्षत्रिय जिए, उसके आगे जीवन को धिक्कार। इस तरह की जब बात कहता है, इस तरह का ओज भरने वाला काम कि जो क्षत्रिय 16 वर्ष की उम्र से अधिक जी जाए, उसका तो क्या जीवन, उसका धिक्कार है उसके जीवन को। तो ऐसा इस तरह की जब बात करने लगे, मैंने करता है कवि की उत्तेजना आए, युद्ध के बारे में समझें, तो या युद्ध को स्वीकार करें, उसकी स्वीकारोक्ति के लिए इस तरह की शौर्य गाथाओं की रचना की। फिर उसके बाद, जैसा पहले ही हम चर्चा कराए हैं, कि अपने मत के प्रचार के उद्देश्य से जो सिद्ध हुए, नाथ हुए, वो उनको अपने मत का प्रचार जन जन में करना था। सामान्य जन से अपनी स्वीकारोक्ति उनको चाहिए थी, तो उन्होंने उसको उनकी भाषा में रचना करना शुरू किया, लोक भाषा में, और इस तरह के साहित्य का निर्माण हुआ। दार्शनिक अभिव्यक्तियां भी उसमें हुई और मत संबंधी बहुत सारी बातें उन्होंने लोक भाषा में कही, और लोक भाषा का साहित्य के लिए इस्तेमाल शुरू हुआ। तो ये साहित्य पर जो प्रभाव, एक तो संस्कृत साहित्य की एक धारा बही रही थी, और उसके साथ साथ में लोक भाषा का भी साहित्य तैयार होता रहा, या लोक भाषा में बहुत सारी रचनाएं होती रहीं, जिसका ही परिणाम आगे की जो हिंदी साहित्य की यात्रा हुई, भक्तिकाल का एक वैभव सामने आया, तो उसका आधार इसी समय पर बनना शुरू हुआ। तो मित्रों, आदिकाल की परिस्थितियों की चर्चा हमने इस व्याख्यान में की। आप अपनी जो स्वाध्याय सामग्री है उसमें पढ़िए इस व्याख्यान के आलोक में, और सफलता प्राप्त कीजिए। मित्रों, पढ़ते समय यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप ईमेल हमें भेज सकते हैं baou.ba.hindi@gmail.com पर। इसमें आप मेल में अपना प्रश्न लिख दें, अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोड, और कोर्स का नाम, इतनी जानकारियों के साथ हमें ईमेल भेजें।
हम आपके ईमेल का अवश्य, आपके प्रश्न के उत्तर अवश्य देंगे। अब आप अपना अध्ययन आरंभ करें। नमस्कार, शुभकामनाएं। स्वाध्यायः परमः